हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपसे कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास के विषय में चर्चा करूंगी। शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोर्स 1 से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मैं उसे कोर्स 1 के सिलेबस के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको सारे वीडियो के लिंक एक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सके। समय समय पर मैं इसके वीडियो डालती रहूँगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वृद्धि एवं विकास को समझने का प्रयास करते हैं। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही माता के गर्भ में प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था, जिनमें उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास होता रहता है और उसमें कई तरह के परिवर्तन आते हैं। अब एक शिक्षक होने के नाते बालक में होने वाले इन परिवर्तनों का ज्ञान शिक्षक को होना आवश्यक है, जिससे वह विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक योजनाएं और अनुदेशन सुनिश्चित कर सके। अब हम सबसे पहले अभिवृद्धि के अर्थ को समझेंगे। अभिवृद्धि सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, जैसे कि ऊंचाई, भार, चौड़ाई आदि की वृद्धि, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना इत्यादि। फ्रैंक ने कहा है कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं तथा प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं वे अभिवृद्धि कहलाते हैं। अर्थात जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है उस समय से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसमें उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक वृद्धि में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं वही अभिवृद्धि कहलाते हैं। अब आइए विकास के अर्थ को देखते हैं। विकास काफ़ी व्यापक शब्द है। इस शब्द से एक ओर प्राणी में होने वाले ऐसे परिवर्तनों का बोध होता है जिनका कि मात्रात्मक मापन संभव है, वहीं दूसरी ओर ऐसे परिवर्तनों का बोध होता है जिसका मात्रात्मक मापन संभव नहीं है। अर्थात संपूर्ण आकृति या रूप परिवर्तन ही विकास है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन होता है और विकास के कारण बालक की कार्य क्षमता में और कुशलता में प्रगति होती है। जैसे बालक के पैरों का विकास, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है और इस विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है। अर्थात विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। मनुष्य जाति के विकास का प्रतिमान एक समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है और एक शिशु इसी प्रतिमान के अनुसार विकसित होता है। विकास की गति सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। सभी प्रकार के विकास पहले सामान्य रूप से होते हैं, बाद में विशिष्ट रूप से। जैसे मानव विकास का जो एक ज्ञात क्रम है उसमें सबसे पहले बच्चा करवट लेता है, फिर बैठता है, फिर घुटने पर चलता है, खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। इस प्रकार बालक का विकास एक जटिल प्रक्रिया है, किंतु बालक का यह विकास सदा एकीकृत होता है। विकास के अनेक पक्ष हैं, जैसे शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि। प्रत्येक पक्ष में अलग अलग अंगों एवं शक्तियों का विकास होता है। यह विकास शैशव काल में अधिक तीव्र गति से होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है विकास की गति मंद होती जाती है।
अभिवृद्धि एवं विकास के अर्थ को उनके तुलनात्मक अध्ययन से और भी भलीभांति समझा जा सकता है। जैसे अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, यह एक निश्चित आयु में रुक जाती है, किंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति में लगातार परिवर्तन होता रहता है और अभिवृद्धि परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही रुक जाती है, किंतु विकास कभी भी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, किंतु विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक परिवर्तन और वातावरण से भी संबंधित होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक पहलू है, इसे मापा जा सकता है, किंतु विकास मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है। कई अर्थों में कभी इसका मापन संभव भी होता है और कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिनका मात्रात्मक मापन संभव नहीं होता है। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि एक समान नहीं होती और विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें लगभग समानता पाई जाती है। नेक्स्ट, अभिवृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है। एक बालक का भार व मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले और अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों के कद, भार या आकार में वृद्धि नहीं होने पर भी वे भौतिक, सामाजिक, भावात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं। वहीं कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाला होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिसका कि मापन बहुत कठिन होता है। अभिवृद्धि मनुष्य के विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है या एक पहलू है, जबकि विकास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें वृद्धि भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक जैसे विकास के सभी पहलू विकास में सम्मिलित है। नेक्स्ट, अभिवृद्धि एकांकी प्रक्रिया है जो कि शरीर के विभिन्न अंगों के उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करता है, जबकि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं और यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अर्थात साधारण तौर पे हम कहें, निष्कर्षतः कहें तो अभिवृद्धि का संबंध बालक के शारीरिक परिवर्तन से है और विकास का संबंध व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन से है। जो भी वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उन्हें देखा जा सकता है, जैसे कि आकार, लंबाई, चौड़ाई, और विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि मानसिक, संवेगात्मक विकास। अब आइए अभिवृद्धि एवं विकास की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। मेरिडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। वहीं हॉरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। फ्रैंक ने कहा है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। गेसेल ने कहा है कि विकास प्रत्यय से अधिक है। इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर, अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यावहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। अब आइए देखते हैं अभिवृद्धि तथा विकास की प्रकृति।
तो वृद्धि और विकास में अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। इसका संबंध सिर्फ आकार एवं वजन बढ़ने से होता है। आकार बढ़ने से शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अंगों का आकार बढ़ता है। जैसे जैसे बालक की अभिवृद्धि होती जाती है, उसकी क्षमताओं में भी वृद्धि होती रहती है और वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक आकर रुक जाती है। अब आइए देखते हैं विकास की प्रकृति। तो विकास का अर्थ है परिपक्वात्मक परिवर्तनों से, कि विकास के माध्यम से या विकास के फल स्वरूप व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है। विकास प्रगतिगामी होता है। विकास से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रगति की ओर बढ़ता है। विकास परिपक्वता तथा अनुभव का परिणाम है। जैसे व्यक्ति जैसे जैसे परिपक्व होता है, उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक जो क्षमताएं हैं बढ़ते हैं और उसे विभिन्न अनुभव से ये इन क्षमताओं का विकास होता जाता है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है और विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तनों में समन्वय पाया जाता है। जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी क्षमताओं, कुशलताओं में जो भी विकास होता है, उनमें एक समन्वय होता है। विकास की अवधि में वृद्धि एवं ह्रास दोनों प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे जैसे विकास होता जाता है, उसकी कुशलताएं, क्षमताएं में वृद्धि भी होती है और जो अनुपयोगी होती हैं क्षमताएं, कुशलताएं, उनका ह्रास भी होता जाता है। विकास की प्रक्रिया संभाव्यता वक्र के रूप में घटित होती है। प्रारंभ में तो विकास की गति अधिक होती है, वहीं वृद्धावस्था में विकास की गति में ह्रास आरंभ हो जाता है और विकास का उद्देश्य होता है समायोजन स्थापित कराना। अब हम देखते हैं कि वृद्धि एवं विकास के क्या सिद्धांत हैं, क्योंकि मानव के अंदर ये जो भी परिवर्तन होते हैं ये कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। व्यक्ति के विकास के कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है और निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक या अचानक नहीं होते। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसकी शारीरिक वृद्धि भी होती जाती है और यह वृद्धि अचानक नहीं होती, धीरे धीरे होती है और परिपक्वता आने के बाद रुक जाती है। और जैसे जैसे ये परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे नए अनुभव होते हैं और नई प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं और उनमें विकास भी होता रहता है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। यद्यपि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, लेकिन वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप एक समान नहीं होता है, उसी तरह से दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूरी तरह से एक समान नहीं होता है। इसके अलावा बालक और बालिकाओं के विकास में भी भिन्नता होती है। जैसे कि बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से बहुत अधिक भिन्न होता है। अगला सिद्धांत है परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति में परिमार्जन किया जाता है। विकास की दिशा में बालक बहुत सारे अवांछित व्यवहारों को भी सीख जाता है, किंतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में अनुप्रेरित किया जाता है और बालक के विकास की दिशा और गति को परिमार्जित करके उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को या उसके व्यक्तित्व के व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। अगला जो सिद्धांत है नंबर 4, वो है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले बालक का गामक विकास होता है और उसके पश्चात भाषा संबंधी विकास होता है। उदाहरण के लिए गामक विकास के अंतर्गत सबसे पहले बच्चा पैर हाथ पटकता है, फिर पलटना सीखता है, फिर बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है और तत्पश्चात वह चलने लगता है।
उसी तरह से भाषा संबंधी विकास के अंतर्गत सबसे पहले बालक रोता है, फिर वह निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है और अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। विकास का अगला जो सिद्धांत है नंबर 5, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उसका विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि बालक सबसे पहले किसी भी वस्तु को मुंह में रखता है, चाहे वो वस्तु खाने की हो या ना हो। उसके बाद अनुभव के द्वारा वह केवल खाने योग्य वस्तुओं को ही मुंह में रखता है और कुछ समय बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है। अगला सिद्धांत है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। सबसे पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग जैसे हृदय, छाती आदि का विकास होता है और अंत में दूरवर्ती भाग पर एवं उनकी अंगुलियों पर नियंत्रण होता है। अर्थात विकास का अगला सिद्धांत है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। जैसे गर्भ में भी सबसे पहले बालक का सिर विकसित होता है और जन्म के बाद भी सबसे पहले बच्चा सिर को उठाता है, फिर धड़ और बाद में दूसरे अंगों जैसे पैरों का हिलाना डुलाना सीखता है। उसके पश्चात बैठना सीखता है, उसके पश्चात चलना और दौड़ना इत्यादि सीखता है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, जिसके अनुसार विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत पर चलती है। इसमें बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग को और फिर अपने अंगों के भागों को चलाना सीखता है और उसके बाद उन भागों में एकीकरण सीखता है। जैसे कि एक बालक पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है और उसके बाद हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। विकास का अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसके अनुसार मनुष्य में जो भी विकास होते हैं जैसे शारीरिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक इत्यादि, इनमें पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इनका विकास भी एक साथ होता है। जैसे कि जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में वृद्धि होती है, उनका आकार और भार भी बढ़ता है। शरीर के अंगों की कार्यक्षमता का विकास होता है। विशेषकर शरीर के अंगों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक विकास भी होता जाता है। विकास का अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। मनुष्य का जो विकास होता है उसका एक प्रतिमान है और उस प्रतिमान के अनुसार ही संसार के समस्त भागों के मानव शिशुओं का विकास होता है। जैसे कुछ अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो बालक एक निश्चित आयु तक बैठना सीख जाते हैं और चलना सीख जाते हैं, दौड़ना सीख जाते हैं, खाना सीख जाते हैं। विकास का अगला और अंतिम सिद्धांत है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक का विकास उसके वातावरण और आनुवंशिकता के अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। बालक में आनुवंशिकता से जो भी क्षमताएं होती हैं उन्हें अच्छे वातावरण के द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये थे विकास के सिद्धांत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।